तो कल बात गेमोस्पर्मी की हो रही थी, जिसमें आपसे कहा गया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ गेमोस्पर्मी में आप लोगों ने 3 मेथड्स देखे थे, 3 तरीके देखे थे। इसमें सबसे पहला तरीका है डिप्लोस्पोरी। इसमें आपने कहा कि मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो सेक बना रही है, और यहाँ आपको इस बात पे दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा कैसे हो गया, अरे ये एबनॉर्मल है, ये चीजें नॉर्मल नहीं, ये एबनॉर्मल है। और यहाँ तभी तो इसको अलग से पढ़ रहे हैं। जब मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो सेक बना लेगी तो बना हुआ एम्ब्रियो सेक की हर सेल डिप्लॉइड हो जाएगी। वैसे नॉर्मली एम्ब्रियो सेक हैप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ की हर सेल डिप्लॉइड हो रही है, और डिप्लॉइड एग जब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक तरह की पार्थेनोजेनेसिस है, जिसको आप डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के नाम से पुकारते हैं। हाँ जी बेटा, आगे रख दीजिए आप। क्लास के इम्पोर्टेंस को समझे बेटा। अगर आप ही नहीं समझेंगे तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया। क्लास को आपको उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह से आप एक मंदिर में बैठे हैं या जिस भी जगह पर आप मानते हैं उस जगह बैठे हैं, क्योंकि ये इससे तो आपको जीवन की वो चीज मिलने वाली है जिसके लिए आप आते हैं, जिससे आपका करियर बनेगा, जिससे आपको फ्यूचर में वो मिलेगा जो आप सब चाहते हैं। तो इसी को आप वेटेज नहीं देंगे तो फिर आगे क्या होगा? तो जो काम सब करने हैं, मस्ती करनी है आपकी, आप ही मस्ती नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो बुढ़ापे में जाके थोड़ी मस्ती करोगे। ये उम्र तो यही है, उम्र यही है मस्ती करने की, लेकिन उसका एक समय होता है। आपको आपकी लाइफ में हर चीज को वेटेज देना आना चाहिए। इवेंट्स कई सारी जिंदगी में चलते हैं, लेकिन हर इवेंट में कौन सा इवेंट मेरे लिए सबसे जरूरी है, वो वेटेज जो देना जानता है वही सफल होता है, वरना जिंदगी बिखरी बिखरी रहती है। ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो यूट्यूब पे हम बहुत सुनते रहते हैं, आप भी कह लो क्या दिक्कत है। तो बीच में अपने आप मौका मिलेगा, मैं बोलता हूँ क्योंकि आज हमारे पास समय है इसलिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एगेमोस्पर्मी में डिप्लोस्पोरी का मीनिंग समझ में आ गया होगा, लेकिन उसके बाद एपोस्पोरी आई। एपोस्पोरी के अंदर आपने कहा कि यहाँ न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक बनाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं में एम्ब्रियो बनेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ एम्ब्रियो सेक बना हुआ है, वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक है जो ऑलरेडी वहाँ पर तैयार है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक तैयार होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इंटेगुमेंट ऑलरेडी डिप्लॉइड है, और फिर उसकी सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सीड बना रही है। और अगर ऐसा है तो ये भी एक तरह की डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हो रही है। सही है। फिर उसके बाद एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की चर्चा हुई। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी आप लोगों ने घर जाके पढ़ा भी होगा। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हमारे पास एक नॉर्मल एम्ब्रियो सेक तैयार हो चुका है जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक है, लेकिन उसकी सराउंडिंग में डिप्लॉइड सेल है। वो डिप्लॉइड सेल न्यूक्लियस की भी है, वो डिप्लॉइड सेल इंटेगुमेंट की भी है, लेकिन न्यूक्लियस की कुछ सेल्स, इंटेगुमेंट की कुछ सेल्स वहां पर डिवीजन करना शुरू कर देती है और डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाने लग जाती है।
और वो एम्ब्रियो धीरे धीरे एम्ब्रियो सेक में प्रोट्यूड मतलब के अंदर चले जाते हैं और उस एक सीड में जब वो सीड तैयार होगा तो उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सिट्रस में मैंने आपसे कहा कि 30 एम्ब्रियो देखे गए हैं। थर्ड एम्ब्रियो में जो नॉर्मल एम्ब्रियो था वो और बाकी के 29 जो कि न्यूसीलर एडवेंटिव एम्ब्रियो से आएंगे। ये आपने वहां पर समझा था। सही है। तो अब तक आपने यहाँ पर ये तीनों टर्म, मैं फिर कह रहा हूँ दिमाग में सेपरेट कर लेना क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आता है बच्चों को एग्जाम में, इधर उधर हो जाती है। दिमाग में सेपरेट कर लीजिए कि हाँ डिप्लोस्पोरी में क्या हुआ, एपोस्पोरी में क्या हुआ और एडवेंटिव एम्ब्रियो में क्या हुआ। एक बात यहाँ ध्यान रखो, जब सेपरेशन की बातें आती है तो क्या अलग है वो देखा जाता है। ऊपर वाले दोनों में एम्ब्रियो सेक बन रहा है, तीसरे में एम्ब्रियो सेक ऑलरेडी तैयार है। ऐसे अपने आप से बात किया करो घर पे कि यार तीनों को मैं कैसे याद करूं, इन तीनों में ऐसा क्या अलग है जो इनमें मुझे लास्ट में स्टेप तो एक ही आ रही है कि एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन एम्ब्रियो बन रहा है तो उससे पहले क्या अलग हुआ तीनों, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर। अब एक दो टर्म और हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस। वो तो एपोमेक्टिक तो जीन हमने उसके साथ बोला ही था। जितने भी एम्ब्रियो एगेमोस्पर्मी में तैयार होते हैं वो सारे के सारे जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं वो एपोमेक्टिक एम्ब्रियो ही कहलाते हैं। एपोमेक्टिक मतलब विदाउट मियोसिस, किसी भी प्रकार का कोई मियोसिस नहीं हुआ। इसका इंपोर्टेंस भी समझाया था मैंने आपको कि एपोमेक्टिक जीन अगर हम डिस्कवर कर लेंगे तो क्या होगा, किस तरह का रिवॉल्यूशन डेवलप हो जाएगा। कल चर्चा हुई थी, याद है सेक्टर्स में 29 एपोमेक्टिक एम्ब्रियो होंगे। हाँ, अब आप अगर देखें तो बच्चों यहाँ पर ये तो सब जानते हैं, ये नॉर्मल एम्ब्रियो सेक हमारे पास तैयार है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक तैयार हो चुका है। लेकिन बात नहीं बेटा, बोर्ड पे देखिए, एग हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, सीड बना लेता है, तो इसको आप किस नाम से पुकारेंगे? पार्थेनोजेनेसिस के नाम से पुकारेंगे। समझ पा रहे? और ये यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए पार्थेनोजेनेसिस है। ये इस तरह से इसको आप एपोमेक्ट में मत ले जाओ क्योंकि एग फॉर्मेशन के लिए तो मियोसिस हुआ ही। यहाँ मैंने कह दिया कि ये एग क्या है, हैप्लॉइड है। सही है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि ये रहा यहाँ पर आपके पास एम्ब्रियो सेक, और यहाँ पर एंटीपोडल की प्लॉइडी बताओ, सिनर्जिक की प्लॉइडी बताओ, अगर एंटीपोडल की कोई सेल या सिनर्जिक की कोई सेल एम्ब्रियो बना रही है तो यहां पर बेटा इसे आप एपोगेमी के नाम से पुकारेंगे, जहां गैमेटोफाइट डायरेक्ट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लेना, मैंने कल लिखा था
कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना रहा है। वो गैमेटोफाइट डिप्लॉइड था, लेकिन उनकी बेसिक नेचर को देख के हमने शब्द गैमेटोफाइट यूज किया था। वो एक्सेप्शन था। अरे याद आ रहा कि नहीं? एक्सेप्शन था। मैंने कहा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन वहां वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो से एक बना था। जाओ वापस एपोस्पोरी पे जाओ। एपोस्पोरी में क्या लिखा आपने? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना रहा है। जो गैमेटोफाइट एम्ब्रियो से एक बना वो n था कि 2n? 2n था। यहाँ का एम्ब्रियो n है कि 2n? स्पोरोफाइट क्या होते हैं? 2n। लेकिन ये n बना है, इसकी बेसिक नेचर को देख के इसको स्पोरोफाइट कहा है। ये एक्सेप्शन, ये अलग है, ये एब्नॉर्मल है, तभी तो पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे? एपो के पीछे क्या लिखा? गैमी। तो कहां से शुरुआत करोगे? उधर एपो के पीछे क्या लिखा था? तो कहां से शुरुआत करोगे? एपो स्पोरी, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाएगा। एपो गैमी, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा, लेकिन एब्नॉर्मल होगा। एब्नॉर्मल होगा। गैमेटोफाइट n होते हैं लेकिन वहां 2n बनेगा। स्पोरोफाइट 2n होते हैं लेकिन यहाँ n बनेगा। अरे सही है। अब आप यहाँ एक बात ये समझ लो कि ये रहा, इधर 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 एक बार में बात क्लियर हो जानी चाहिए। इधर यहाँ पर देखिए, ये रहा एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में यहाँ पर ये कौन सी सेल है? ये कौन सी सेल है? ये कौन सी सेल है? ये क्या है? अब यहाँ पर ये सब के सब एन है, नॉर्मल एम्ब्रियोसेक है। अगर इस नॉर्मल एम्ब्रियोसेक में से ये विदाउट फर्टिलाइजेशन एग एम्ब्रियो बना लेता है तो पार्थेनोजेनेसिस, और बाकी की सेल बना लेती है तो हैप्लोगेमी। ये यहाँ पर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं, दोनों शब्दों को अलग अलग करके हमने लिखा है। इसीलिए मैंने एक ही बोर्ड में बनाया है कि हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक है, हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक है। उसमें से अगर एग ने पार्टिसिपेट किया है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में तो पार्थेनोजेनेसिस, और अगर बाकी की सेल ने पार्ट कर लिया तो हैप्लोगेमी। याद हो जाएगा? पक्की बात है? बहुत बढ़िया लगा, सही जा रहे हैं। तो तुरंत चेप लेंगे। यहाँ टर्म का जाल है, डिप्लोस्पोरी है, पोस्पोरी है, पोगेमी, पार्थेनोजेनेसिस। ये जाल से निकलना है, क्योंकि सबको सेपरेट करके याद करना। एक और टर्म आती है, हो गया? एग्जाम को आरोपी है? एग्जाम को आरोपी क्या है? एग्जाम आज स्पोरोफोलिन अगले पेज पे आते हैं। हो गया। जल्दी बेटा जल्दी।
एक और शब्द लिख लो, कार्प शब्द फ्रूट के लिए आता है, स्पर्मी सीड के लिए आता है, कार्प फ्रूट के लिए आता है। तो यहाँ ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, और जो फ्रूट तैयार होगा वो सीडलेस होगा, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, ना कोई एम्ब्रियो, ना कुछ, डायरेक्ट फ्रूट बन रहा है। तो ओवरी जब डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है तो इस तरह के फ्रूट सीडलेस फ्रूट होते हैं। अगर आप सिट्रस में, ऑरेंज में, पपाया में अगर पार्थिनोकार्पी कराएं, अच्छी बात है। आपने कुछ देखे होंगे पपीता ऐसे काट के, जिसमें कुछ पपीता तो ऐसे जिनमें बहुत सारे काले सीड निकलते हैं, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल फ्रूट बना है जिसमें सीड है। लेकिन कुछ ऐसे जिसमें सिर्फ छोटे छोटे स्टॉक व्हाइट कलर के सीड ही नहीं बना, वो पार्थिनोकार्पी। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों समझ जाइए कि इससे सीडलेस फ्रूट तैयार किए जाते हैं। बनाना में नेचुरल पार्थिनोकार्पी, लेकिन साउथ वाले बनाना तो सीड वाले आते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जिनमें बैक पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ आपको बच्चों सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन में पार्थिनोकार्पी यूजफुल है, और इसके लिए यहाँ ऑक्सीन यहाँ पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है। और अगर बेटा यहाँ पर ऑक्सीन से काम नहीं बन रहा तो फिर जिब्रेलिन यूज किया जाता है, तो वो यहाँ ज्यादा फास्ट इसको डेवलप करवा देगा। तो जिन फ्रूट्स के डेवलपमेंट में, पार्थिनोकार्पिक डेवलपमेंट में ऑक्सीन यूजफुल नहीं है, वहां क्या यूज किया जाएगा, जिब्रेलिन। तो इस तरह की ग्रोथ हार्मोन इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करवा देते हैं फ्रूट में। लेकिन एक बात यहाँ साथ में याद रखना, जिनमें खाने के लिए सीड यूज किए जाते हैं उनमें पार्थिनोकार्पी नहीं होनी चाहिए। क्या आप अनार में पार्थिनोकार्पी करवाएंगे? फिर क्या खाएंगे? क्या ग्राउंडनट में पार्थिनोकार्पी करेंगे? क्या मटर में पार्थिनोकार्पी? फिर क्या खाएंगे? तो बेटा छिलका भी खा लेते हैं आप। तो यहाँ पोमेग्रेनेट, ग्राउंडनट, इनके अंदर पार्थिनोकार्पी नहीं है। जहाँ सीड काम के नहीं है, खाने में काम नहीं आते, सीड वैसे तो काम के है, उससे तो नया प्लांट बनता है, वो तो वहां पर प्रीकर्सर है नई लाइफ का, उसी से नई लाइफ डेवलप होगी, नया प्लांट बनेगा। लेकिन हम जब मार्केटिंग करते हैं फ्रूट्स की तो वहां पर वो सीड काम के नहीं होंगे, तो उस केस में पार्थिनोकार्पी करवाई जाती है। और अगर ऐसा है तो बच्चों यहाँ आप समझ जाइए कि आपको ये लिख लेना खुद से अपने आप मन से, वहां पोमेग्रेनेट, ग्राउंडनट भी, इनमें पार्थिनोकार्पी यूजफुल नहीं है।
जो आलू तू देखता है वो आलू नहीं है, सीड नहीं है उसका। वो जो आलू तू देखता है वो बेटा स्टेम मॉडिफिकेशन है। अरे प्याज में सीड होते कि नहीं होते? होते हैं। जो प्याज आप खाते हो तो मॉडिफिकेशन है, सीड तो अलग आते हैं उसके। मूली में सीड होते कि नहीं होते? होते हैं। अरे वाह बेटा, अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है बाबा। होशियार है बच्चा, होशियार, बहुत होशियार। तो यहाँ बेटा ऐसा पढ़ाते हुए 20 साल हो गए, चेहरे देख के भाप जाते हैं कौन किस हृदय में कह रहा है और कौन कब क्या सोच रहा है। हमारे बात को कहते नहीं है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कौन किस उत्साह में बैठा है वो सब जानते हैं। बिल्कुल बेटा, एक्सपीरियंस है। लाखों चेहरे देख लिए अब तक पढ़ाते पढ़ाते। तो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों यहाँ हमने एफोमेक्ट की बात तो की थी, और एफोमेक्ट के लिए हमने कहा था कि किस तरह से वो यूजफुल होता है। लेकिन जब एफोमेक्ट की बात ना हो, एक आपके एनसीईआरटी आर्टिफिशियल हमें ये भी दे रही है कि आर्टिफिशियल भी हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को ला सकते हैं। तो उसके लिए इमास्कुलेशन और बैगिंग जैसी मेथड यूज की जाती है। इमास्कुलेशन और बैगिंग का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर जैसे हमारे पास मान जाओ बेटा, मान जाओ, बातें नहीं। देखिए मैंने दो फ्लावर आपके सामने बनाए हैं। एक फ्लावर आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों है। बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता क्या है कि मैच्योरेशन से पहले मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर डिजायर्ड पोलर ग्रेन आनी चाहिए। मैं डिजायर्ड कैरेक्टर को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो मैं मैच्योरेशन से पहले इसके पोलन ग्रेन्स को यहाँ से काट दूंगा। तो रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन इमास्कुलेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन इमास्कुलेशन के नाम से पुकारा जाएगा। स्टेमन्स को यहाँ से हटा देना मतलब रिमूवल ऑफ स्टेमन कहेंगे, सही शब्दों में कहेंगे कि स्टेमन को हटा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको ये यहाँ से हटा दिया, तो ये तो क्या हो गया साहब, इमास्कुलेशन। लेकिन साथ के साथ आपको यहाँ पर इस फ्लावर को बटर पेपर से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि चलो आपने उसको तो हटा दिया, लेकिन कोई दूसरा वैसे ही आ जाए तो हम डिजायर्ड को कैसे ला पाएंगे। आपने इसकी स्टिग्मा को कवर कर दिया, और अब जो आप चाहे इसको बैगिंग कहा जाएगा। ये बैग आपने बना कवर कर दिया। अब आप चाहते हैं कि जो पोलन ग्रेन आप लाना चाहते हैं वही लेके आए, तो आपने उन पोलन ग्रेन को इस बैग को हटाया, उन्हें यहाँ पर फोर्सेप की हेल्प से डाला और वापस पैक कर दो, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये दो मेथड आपके लिए यहाँ पर हो गई है। एक तो आपने कहा कि हाँ इमास्कुलेशन किया और साथ में क्या किया बेटा, बैगिंग किया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको। इमास्कुलेशन का मीनिंग रिमूवल ऑफ ऑफ स्टेमन या एंथर जो भी आप करें। और बैगिंग से मीनिंग तो क्लियर है ही, हमें बैग से कवर कर देना। बटर पेपर यूज कर रहे हैं। बटर पेपर स्लाइट पोरस होता है, पोरस होना जरूरी है वरना सड़ जाएगा अंदर। हवा आनी चाहिए, प्लास्टिक से मत बांध देना।
सही है। अब इस वाले प्लान में मुझे इमास्कुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे बैगिंग की जरूरत है। तो इस तरह से बैगिंग किया जाए, जो कि केवल फीमेल प्लान है उसके अंदर, और जो बाइसेक्सुअल प्लान है उसके अंदर आपको इमास्कुलेशन और बैगिंग दोनों चाहिए। तो ये आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके एनसीईआरटी आपको समझा रही है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिड को कैसे डेवलप किया जाए, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे किया जाए। मेंडल भी यही किया करते थे। मेंडल भी इमास्कुलेशन और बैगिंग किया करते थे, क्योंकि वहां पर जो बी है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन वो मैचुरेशन से पहले उन्होंने वहां रिमूवल ऑफ स्टमन कर दिया, एंथर्स को कर दिया, और साथ के साथ बेटा बैगिंग भी किया। तो ये दोनों मेथड्स को उन्होंने यूज किया था। ये आपको जेनेटिक्स में समझ। तो ये दोनों मेथड आप अपने हिसाब से, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे आप। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप चाहे तो मेंशन कर लीजिएगा। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन following methods are used. For artificial hybridization, following methods are used. ठीक, और वो कौन सी दो मेथड है? इमास्कुलेशन और बैगिंग। एनसीईआरटी बायोलॉजी को सभी बच्चे सीरियस नहीं लेंगे। 350 से कम सिलेक्शन के चांस लगभग न के बराबर। नीट पैटर्न अभी कोई हमें ऐसा बदलाव किसने कहा बदल दिया? चर्चा को कोई आप नहीं मानेंगे, चर्चाएं तो बहुत होती है, चर्चाओं से कोई लेना देना नहीं। और एक बात मन में सब बच्चे क्लियर रखिएगा, जो होगा वो सबके साथ होगा, आप अकेले नहीं। तो सारी आफतें अपने ऊपर मत डाल लिया करो, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। मस्त रहो, खुश होके पढ़ो। अगर बायोलॉजी में 300 आ रहे कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्सीड करने की कोशिश करो, डरना नहीं, घबराना नहीं। लेकिन ये चीज मन में क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में ये मैसेज किए, ये गलत भावना भरी हुई है कि बायोलॉजी तो मैं कर ही लूंगा से काम नहीं होता है, करना ही पड़ेगा। और जो कर ही लूंगा कहता रहता है, वो ऐसा कहते कहते जनवरी ला देता है, और जनवरी आने के बाद फिर वो संभाल ही नहीं पाता कि पहले क्या करूं। मैं आपको डरा नहीं है, अवेयर कर रहा हूँ, आपको अवेयर चेतावनी है, आगाह है कि बच्चों समझ जाओ, बायोलॉजी को हल्के में मत लो। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन को प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। पढ़ना तीनों है, तीनों हमारे लिए जरूरी है, वो तो अभी जरूरी है, उनके बिना क्या होगा। लेकिन ये मैं बायो की स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों के मन में ये रहता है कि कर ही लूंगा। अरे कर ही लूंगा नहीं आता बेटा कभी। कुछ बच्चे क्लास का इम्पोर्टेंस नहीं समझते कि आगे चले गए, वो अपने आप को शुद्ध धोखा दे रहे हैं। हाँ सही बात है। कुछ कड़वे सवाल अपने आप से करने पड़ेंगे, अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मैंने आज क्या किया। जब अपने आप से बात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और तरीके से बात करो खुद से, बहलाओ मत अपने आप को। आ जाइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी के कुछ आखिरी
पेजेस को आप देख लेते हैं। या फिर स्टिग्मा कोई और नहीं पूरी काट दी बेटा स्टिग्मा को किसे तोड़ दूंगा मैं, प्लाज ही टूट जाएगा बेचारा, मतलब पूरी पूरे का। अब हर की स्टिग्मा इतनी मजबूत हो जरूरी थोड़ी है। हाँ बेटा बोलिए। मैं बात करता हूँ। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में डिफरेंस जान लीजिए, वैसे भी पेज आने वाला था। इन ब्रीडिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, आउट ब्रीडिंग का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो चीजें जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है वो आउट ब्रीडिंग कहलाती है, और जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है वो ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक बात है। मैंने अगर आपसे कहा कि प्लांट यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए है, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, तो ये आउट ब्रीडिंग में काउंट किया। समझ पा रहे? आपके बारे में पढ़ लीजिएगा, बी माहेश्वरी। यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है, और मार्वेलस का मतलब इंटरेस्टिंग से लीजिएगा, जो आकर्षित करती है वो चीजें हैं। प्लान के बहुत सीधे शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई है, सोच के ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मस्त होके क्वेश्चन करना है। मैं तो सीधी बात जानता हूँ, क्वेश्चन आ रहा है तो सब आ रहा है, क्वेश्चन नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएगा। ये चीजें मैंने आपको सब बता दी है बेटा, यहाँ से सारी चर्चाएं हो चुकी है। बाइलोब का क्या मीनिंग होता है, डाइथिकस किसको कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, कॉलन से क्या होता है, सबका एक एक छोटे से छोटे डिफरेंस के बारे में, मैंने आपसे चर्चा की है। यहाँ हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम भी देखा था, और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, आउटर लेयर्स के बारे में बात हुई थी। और जब हमने इनफैक्ट देखा जाए तो एंथर के स्ट्रक्चर को देखा, उसके अंदर नियरली सर्कुलर स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम था। एंथर का क्या शेप था? मैचुरेशन के टाइम पर मैच्योर एंथर में कितने पॉलन सेक होते हैं? जब पहली बार बनता है तब 4, फिर मैच्योर में 2। क्यों 2? क्योंकि बीच के स्टेराइल टिश्यू डिसॉल्व हो जाते हैं और मिल जाते हैं। मैंने समझाया है, ये वही 2 दिखा है। यहाँ पर जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, सब बातें हो चुकी है। ये स्पेंडल शेप होती है, क्यों होती है, ये भी मैंने समझाया। कॉलन टैबलेट्स के बारे में भी चर्चा आपसे हुई थी, फीमेल के बारे में भी, फीमेल पार्ट में, ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको हिबिस्कस, यहाँ पर आपको पैपेवर, यहाँ पर आपको बाइकेरिया, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स पे विशेष ध्यान रखना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है। माइक्रोपाइलैंड, चैलेंजलैंड, ये किधर है, कैसे है, ध्यान रखो। अब एनसीईआरटी खुद देखो, एक बार यहाँ माइक्रोपाइल ऊपर रख रही है और यहाँ नीचे ले आई, तो इसलिए आपको समझदारी रखनी है कि कब किधर की बात है। जिधर एड होता है, सिनर्जी होती है, एड एपरेटस होता है, वो माइक्रोपाइलैंड होता है। जिधर एंटीपोडल होती है वो चैलेंजलैंड होता है। बच्चों दिमाग में रखिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने ये सब सारी चीजें पॉलिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा घर पे, और यहाँ ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी, जीनोगेमी, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एक एक मैंने अलग अलग करके आपको लिखा दिया था। और यहाँ सारी चर्चा है। आउटब्रीडिंग डिवाइस जो बालक अभी पूछ रहा था, तो ये आउटब्रीडिंग किसके लिए? तो आप इसको पढ़ेंगे ना तो अपने आप ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ यार मामला क्रॉस पॉलिनेशन का। कॉलन पिस्टल इंटरेक्शन मैंने शुरुआत की थी कल फर्टिलाइजेशन में, उसके पहले वाले लेक्चर में।
और ये सब बातें यहाँ पर आ चुकी है। ये कंडीशन जहाँ एक से ज्यादा पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है वो पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहलाती है। यहाँ तो एक ने एक ही डेवलप की है, लेकिन यहाँ ये भी समझाने का प्रयास हो रहा है कि एक स्टिग्मा पर 1000 पोलन ग्रेन आ गए, 1000 पोलन ट्यूब इंड्यूस हो चुकी है, लेकिन आगे एक की जाएगी, आगे एक ही जाएगी। अगर ऐसा है तो यही तो केमिकल डायलॉग है, यही तो केमिकल इंटरेक्शन है जो किसी एक को ही इंड्यूस करवा रहे हैं। और वही आगे देखो ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पोलन ग्रेन है, इनमें से यहाँ 1 2 3 4 ने पोलन ट्यूब बना ली है, लेकिन वहां से इंड्यूस होकर एक ही आ गया। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा, बैगिंग, इमास्कुलेशन अभी मैंने आपको समझा दिया। ये एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लीजिए सब बच्चे यहाँ। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea। ये सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ इतना कहा गया है कि आप कलेक्ट करके लाओ, उनको मॉइस्चर दो और स्लाइड पे देख के एक बार ऑब्जर्व करो। ये देखते हैं उनमें से पोलन ट्यूब निकल रही है बाहर। ये भी चर्चा हो गई आपसे। आ जाओ, अब तो जो बात मुझे बतानी है उसी पे आइए, सीड पे आ जाइए। सब बच्चे को आंसर सही आना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ लिया है। यस सर। नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड मोनोकोट में है कि डाइकोट? क्यों है डाइकोट? कहा गया दो थे ना, पूरा आ गए। लेकिन अगर मोनोकोट होगा तो न्यूक्लियस अगर रह जाती है तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब सीड तैयार हो चुका है। बच्चों याद रखना, जो माइक्रोपाइल था वो माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी है और सीड में भी है। जब सीड बनेगा तो माइक्रोपाइल वहां भी रहेगा। अरे जिस जगह इंटेग्यूमेंट नहीं थी, इंटेग्यूमेंट ने सीड कोड बनाया, सीधा देखिएगा बोर्ड पे। यही तो हुआ। अब मैं इसको सीड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर यहाँ से सीड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यहाँ से ये हटा और ये स्ट्रक्चर यहाँ क्या बन जाएगी? सीड। ये इंटेग्यूमेंट इसमें चली जाएगी, सीड को, तो ये हिस्सा तो अभी भी रहेगा। माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी है, माइक्रोपाइल सीड में भी है। ओव्यूल में इसका काम है पोलन ट्यूब के एंट्री करवाना, और सीड में वाटर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन करना, क्योंकि मॉइस्चर यहीं से पहली बार अंदर जाएगा। बच्चों याद रखना, जब सीड तैयार हो जाता है, उसके अंदर एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो बनने के बाद वहां पर एम्ब्रियो अब 10 से 15% पानी रखता है, बस बाकी सारा वो पानी हट जाता है और वो इनएक्टिव हो जाता है। एम्ब्रियो का इस प्रकार से इनएक्टिव हो जाना, सीड का इनएक्टिव हो जाना क्या कहलाता है? बताइए। जब सीड डोरमेंसी में चला गया मतलब कि इनएक्टिव हो गया। आप गेहूं घर पे लाते हैं, क्या वो बड़े बड़े उग रहे हैं? अरे वो तो डोरमेंट है, वो किसमें गए हुए हैं? डोरमेंसी में। लेकिन उसी गेहूं को आप मॉइस्चर में पटक दो, क्या उग जाएगा? इसका मतलब माइक्रोपाइल लाइन से वहां से पानी गया और उसने वहां जर्मिनेशन करना शुरू कर दिया। तो दोबारा वाटर पहुंचाने का काम कौन करेगा? माइक्रोपाइल। लेकिन याद रखिए, जब वो इनएक्टिव कंडीशन में है तो क्या कहेंगे? डोरमेंसी। डोरमेंसी के अंदर वहां पानी कितना परसेंट होगा? 10 to 15% वाटर वहां पर डोरमेंट हो चुका है, डोरमेंसी में जा चुका है। और ये डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव कंडीशन को आपने वहां पर कहा है। सबको क्लियर है? डोरमेंसी का टाइम किसके पास कितना होना चाहिए?
ये अलग अलग सीड में अलग अलग वेरी करता है। ये हजारों साल भी हो सकता है, ये हजारों साल भी हो सकता है। इस तरह का टाइम हजारों साल भी हो सकता है। How long do the seed remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. In a few species, the seed lose viability within few months. कुछ तो कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएंगे. Seeds of a large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seed. The oldest is that of lupine, जिसका की बॉटनिकल नेम ल्यूपिनस आर्कटिक। तो ये कहाँ मिला था सीड? वही मिला था बर्फ में दबा हुआ। आर्कटिक पॉल होते हैं ना। Exuviated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. तो ल्यूपिन का सीड कितने साल तक रहता है डोरमेंसी के अंदर? 10,000 साल की डोरमेंसी देखी होगी, याद रहेगा एग्जाम्पल। इसी तरह से डेड पाम फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, मुझे ये नाम सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए, मतलब चाहिए आप लोगों से याद चाहिए। फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ये भी यहाँ पर नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग हेरोड पैलेस। अरे इनके महल में दीवारों की खुदाई चल रही थी, मतलब कि सर्वे चल रहा था, तो उसमें ये खजूर का डेड पाम का सीड निकल के आया। और यहाँ पर ये कितना पुराना था? तो बेटा 2000 साल तक वो सीड वहां पड़ा रहा और वाइबल रहा। लेकिन समझ में आ रहा बेटा? कार्बन डेटिंग करेंगे हम उनका भी कितना पुराना है ये। अगर ऐसा है तो उससे पता लगेगा आपको। आप लोग जो ये अभी फॉसिल्स जो मिलते हैं कैसे पता लगा लेते हो मेरे साथ? तो फिर पता लगाओगे ना। तो यहाँ पर ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि डोरमेंसी इतनी लंबी तक भी हो सकती है, ये सब बच्चे ध्यान रखें। यहाँ पर फ्रूट की बॉल को क्या कहा जाएगा? पेरिकार्प कहा जाएगा। बच्चों ध्यान रखें, अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है, एक्चुअली बातें मॉर्फोलॉजी की है, वहां आती है, लेकिन यहाँ लिखिए तो एक बार बताना जरूरी है। अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो, लेकिन अदर देन ओवरी आ गई तो, जैसे कि थैलेमस फ्रूट पे डेवलप हो गया, किसके अंदर? एप्पल के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर। अगर ऐसा है तो वहां फॉल्स फ्रूट आ गया है। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल क्या क्या होंगे एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखोगे आप? काजू में, एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में कौन सा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट। अंडरलाइन कर लीजिए। पार्थेनोकार्पी मैंने बता ही दिया आपको, कोई चक्कर ही नहीं। सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन ये भी मैंने आपको बता दिया था कल। ये कैस्टर है, ये बीन है, ये ऑनियन है, ये वेज है, सब जानते ही हैं। ये एप्पल है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये मैंने सारा डिस्कस कर लिया एपोमिक्सिस। तो इस प्रकार से आज ये हमारे बीच नहीं रहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये कंप्लीट है, और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गए। पैरासाइट प्लांट है, ऐसे प्लांट है जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। पार्शियल पैरासाइट फूड या मिनरल के इकोलॉजी में।
हाँ सर, चले कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन के लिए how many meiotic division are required for the formation of 100 seeds of capsule? अरे कुछ तो कॉपी में काटा कूटा करो, ऐसे क्या आईडी लगा रहे हो? या 125। किसने 125 बोला? उसका सही है, लेकिन इतने बच्चों ने नहीं बोला। इधर देखो, इधर 100 सीड बनाने के लिए क्या 100 एम्ब्रियो चाहिए? 100 एम्ब्रियो बनाने के लिए क्या 100 जाइगोट चाहिए? 100 जाइगोट बनाने के लिए कितने? कितने? एक बात है, कोई दिक्कत? 100 फीमेल गैमेट बनाने के लिए इमेज बनती जा रही है, मैं क्या लिख रहा हूँ? 100 एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए 100 फंक्शनल मेगा स्पोर चाहिए। और 100 फंक्शनल मेगा स्पोर के लिए 100 मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए। क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल्स, क्योंकि इधर देखिएगा, मेगा स्पोर मदर सेल की प्रोबेबिलिटी बोलो, ये कितना है? ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ कितने मियोसिस हुए होंगे? 100, क्योंकि एक मियोसिस से बनता तो 4 है, लेकिन 3 क्या हो जाता है? एक ही तो फंक्शनल होता है। तो 100 मियोसिस से तो बन गए 100 फीमेल। आ जाओ, उधर आ जाओ। मेल गैमेट ध्यान रखो, मेल गैमेट 2 बनते हैं एक कॉलन ग्रेन में, तो एक ये रहा। और यहाँ इन 2 मेल गैमेट को बनाने के लिए हमें एक कॉलन ग्रेन चाहिए। और अगर ये 200 बनाने के लिए कितने चाहिए बेटा? हमें 100 कॉलन ग्रेन चाहिए। क्या 100 कॉलन ग्रेन में 200 मेल गैमेट बन जाएंगे? अरे अरे और यहाँ कॉलन ग्रेन बनाने के लिए क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस किस में होगा? कॉलन मदर सेल में। कॉलन मदर सेल, जल्दी से बताइए मुझे, यहाँ पर कॉलन मदर सेल की प्लोइडी है या 2 है? और एक से कितने बनते हैं? तो 100 बनाने के लिए कितना होगा? तो कितने मियोसिस हो रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अरे अरे, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये, और ये दूसरा मेल गैमेट किस में जाएगा? किसके साथ यूज होगा? मिलियन बनाएगा ना, मतलब यहाँ पर तो आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस, पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर बोले तो एंडोस्पर्म बनाएगा। ये
तो 100 तो इधर 25 इधर, कितने मियोसिस चाहिए? मैंने कब मना किया कि नहीं आ रहा, बेटा हम तो मेथड बता रहे हैं। ठीक है, पच्चीस पोलन मदर सेल में एक में मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, तो 25 से 100 बनेंगे, लेकिन 100 जो पोलन ग्रेन बनेंगे उसमें 200 मेल्गेमेट होंगे, क्योंकि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल्गेमेट होते हैं। सीधा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सीड्स को n मानता हूं तो n प्लस n बाई 4, n नंबर ऑफ सीड है, नंबर ऑफ म्यूटेटिव डिवीजन निकालने के लिए 100 प्लस 100 बाई 4 या 25% जोड़ दो सीधा सीधा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। पता पड़ता जा रहा है। ये तो वही रिपीट हो रहा है ना, Y2T के क्या, तो बताओ फिर। यस सर। पीछे के पत्ते पे जाके देखो माइटोसिस कहाँ हुआ होगा। क्वेश्चन लिख लेंगे आप पहले। एक एम्ब्रियोसेक बनने के लिए कितने माइटोसिस हुए? 3।
500 आंसर हो जाएगा, कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा? सोर्सेड बनाने हैं तो सोर्सेड बनाने के लिए उसी सीक्वेंस में चलते जाओ पीछे पीछे। सो एम्ब्रियो, सो जाइगोट, सो फीमेल गैमेट, और सो फीमेल गैमेट के लिए सो एम्ब्रियो सेट। अब एम्ब्रियो सेट फॉर्मेशन के लिए फंक्शनल मेगास्पोर से कितने माइटोसिस हुए? 3। और इधर कितने हुए? 2, क्योंकि एक माइटोसिस से तो वेजिटेटिव जनरेटिव, और फिर जनरेटिव में एक और माइटोसिस था, 2 मिल गए। जिनसे पीछे पढ़ा होगा उसी को याद आ रहा होगा यार, अब घर पे पढ़ेंगे तो क्या याद आए? ये बात पूछ पा रही है? किस किस को नहीं आया? नहीं आया बेटा? इधर देखो, यहाँ देखो, पहले फीमेल साइड पे चलते हैं। भाई मियोसिस तो हो चुका था, फंक्शनल मेगास्पोर तैयार हो चुका था, मेगास्पोर की फ्लोइडी क्या आ चुकी है? एंड। ये सही है बेटा? अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में एक माइटोसिस, तो ये 2 बन गए। फिर दूसरा माइटोसिस, ऊपर भी 2, नीचे भी 2। तीसरा माइटोसिस 4 और 4, उसमें से एक एक बीच में। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर अब ये स्ट्रक्चर तैयार हो गई आपके पास में। तो कितने माइटोसिस हुए बच्चे फीमेल में? 3 माइटोसिस हो गए हैं फीमेल के लिए। यहाँ पर इनको भी माइटोसिस ही लिख दो, फिर काउंट कर लेंगे। ये भी माइटोसिस, ये फिर माइटोसिस, और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 माइटोसिस हो गए। अब आ जाइए मेल साइड पे आ जाते हैं, और मेल साइड पे आएंगे तो ये रहा यहाँ पर माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के अंदर एक माइटोसिस हुआ, और इस एक माइटोसिस से आपने कहा कि 2 सेल तैयार हो गई, और जो 2 सेल तैयार हुई उसमें एक सेल का नाम बोलो बेटा, वेजिटेटिव, और एक क्या है? जनरेटिव। याद है बच्चों? और जनरेटिव सेल में फिर माइटोसिस होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्चुअली, फिर माइटोसिस होगा और फिर माइटोसिस होगा, तो ये 2 मेल गैमेट तैयार हो जाएंगे। तो 2 माइटोसिस तो यहाँ पर हो गए और 3 माइटोसिस वहां हो गए। इसका मतलब कि 100 के लिए फीमेल साइड पर अगर मैं देखता हूँ तो 300, और अगर मेल साइड पर देखता हूँ तो यहाँ पर 200, और टोटल कितने आ जाते हैं? 5। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अरे तो वैसे टिप्स पे आ जाएगा यार, जब आप पढ़ेंगे ना प्रैक्टिस में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे टिप्स पे आ जाएगी चीजें। बस इतना पता होना चाहिए कि उधर 3 माइक्रोसिस होते हैं, इधर 2। अब कितना भी नंबर दो उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ साहब। 25 माइक्रोस्पोर या कॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल।
इसके अंदर क्या हुआ बेटा? मियोसिस। अब बताना इधर, मियोसिस से 4 क्या बन रहे हैं? एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर। इसका मतलब 8 गैमेट। Yes, sir. Yes, sir. एक में 2 होंगे ना? Yes, sir. नहीं समझ पा रहे क्या? Yes, sir. एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बन गए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन है और 4 पोलन ग्रेन में एक में 2 मेल गैमेट है, तो क्या 8 मेल गैमेट तैयार हो चुके हैं? तो आप निकाल लोगे? Yes, sir. कितना आएगा? कर लोगे बेटा? Yes, sir. 25 समझ में नहीं आता? पक्की बात है? आ गया? नहीं आ रहा, बोल देना ही। भाई 25 मियोसिस से कितने बनेंगे? 100 पोलन ग्रेन, और 100 पोलन ग्रेन में 200 मेल गैमेट। Yes, sir. बोलो बोलो। 100. एक से एक ही बनता है यहाँ। क्योंकि 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं। मियोसिस पूछ रहा है, माइटोसिस नहीं। माइटोसिस पूछेगा तो 300 आ जाएंगे। ठीक है, Twenty chromosomes are present in leaf mesocyl of Mage. Then how many chromosomes will be presented? Polyptyl, scutenum, allurane और root cortical. इनकी फ्लोइडी याद होनी चाहिए आपको। एक सेकंड सर। Polyptyl की फ्लोइडी, अरे सीड बन गया आप तो। इसकी बोलो कॉर्टिलिडन है। प्लांट डिप्लॉयड तो है। अब तो आ जाएगा आंसर। बस 20 आगे भाई, ऐसे चक्री होना पड़ेगा। कैस्टर पहले कैरिंकल की प्लोइडी बताओ। पेरिस्पर्म अरे 2 से ये तो एंडोस्पर्म थोड़ी है। अब खुद से निकाल लेना। निकाल लेंगे। आगे बढ़ो। ये तो कर लिया था हमने। इसमें एक चीज जोड़ लो आगे, ये नहीं हुआ। यहाँ एक चीज इस क्वेश्चन में ऐड करनी है। इफ नंबर ऑफ स्टेमन आते हैं 10 स्टेमन को ध्यान रख के फिर करना है, क्योंकि चाइना रोज में पहले स्टेमन होते हैं। तो ये तो कर लेंगे, फिर आपको आ जाएगा। एक में 4
तो 100 से 400, एक में 400, तो 4 में 1600, 10 में 16,000। ये घर पे बैठ के सोल्व करना है। ये सबको पीडीएफ मिल जाएगी ना इसकी? लिख लो नहीं तो क्वेश्चन पीडीएफ पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया, यस यस, अरे वाह, सही कह रहा है बालक। चाइना बोल रही है तो ये तो मालवेसी फैमिली है, और मालवेसी फैमिली के अंदर तो 2 होता है। गुड, अगर ऐसा है तो मालवेसी फैमिली के हिसाब से करना है। हम नॉर्मल के हिसाब से नहीं सोचेंगे। यहाँ चाइना रोज में ये 2 होगा, इसका मतलब कि 200 मल्टीप्लाई 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 200 कहाँ से आया? एक में कितनी है? 100 मल्टीप्लाई 4 किया। गलत कर रहे हैं आप, चुप हो जाइए। एक में 400 बनेगा, 200 तो कॉलन मदर साइन हुई है दोनों में मिला के। यहाँ पर ये क्या आएगा? 400 बोले तो 800, 800 मल्टीप्लाई 10, 8,000 आएगा आंसर। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर उस 100 के चक्कर में मत पड़ जाना, ऐसे डायग्राम बनाइए ना, वहां बेटा क्वेश्चन आ जाएगा। आप 100 प्लस 200 करके 2000 कर दो। 100 से तो 4 बनेगा ना, एक अगर ऐसा होगा तो 1 में 400 बनेगा। कितनी बीच शेक होते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी। आगे चलो, ये तो आ ही जाएगा। पी में 9+1 दिया था, कोई दिक्कत। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिससे हमें सारा रिवीजन हो जाएगा पीछे। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको पूरा रिवाइज हो चुका। और क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना, ऐसे बोल के नहीं, इसमें कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, पूरा सिस्टमैटिक सॉल्व करना। ठीक। ELP अगर हम देखें तो लास्ट ELP में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। इको इको इको, हाँ। लास्ट वाली ELP में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये रहा। How many meiotic division are required for the formation of 100 female gametophytes? स्वयं को से बना लें। अच्छा, आंसर यही है। मामला गड़बड़ हो रहा है यार, इसी ELP आ गई है। For the formation of 100 zygote in embryos, कोई बात नहीं। 100 zygote का मतलब 100 सीड है बेटा। yes, 100 सीड के लिए कितने माइटोसिस चाहिए? If the ploidy of female and male plant, ये जरूर सॉल्व करें क्वेश्चन। आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। एक पत्ता ऐड करते हैं, ये सॉल्व करो आप। फीमेल तो है 6N और मेल है 4N, तो मुझे 3 चीजों की प्लॉइडी बताओ सब बच्चे। yes, बस इधर 3 चीजों की प्लॉइडी बताइए मुझे। यहाँ पर प्लॉइडी आपसे चाहिए सीड कोट की, यहाँ पर आपसे प्लॉइडी चाहिए एम्ब्रियो की, यहाँ से आपको प्लॉइडी एंडोस्पर्म। 3 चीजों की प्लॉइडी मुझे आप सब बच्चे क्लियर कर देंगे। कैसे करेंगे? आओ,
पहले इधर देखो, ये 6n तो इसका डिप्लॉइड का 6n हो रहा है, तो गैमेट बनेगा तो कैसा बनेगा? ये तो क्लियर है। यहाँ पर इसका गैमेट बनेगा तो कैसा बनेगा? जब सीड कोड बन रहा है, पहले नीचे चलते हैं, चलो एंडोस्पर्म से चलते हैं। एंडोस्पर्म किस तरह की होती है? 3n। 3n में 2 फीमेल वाले होते हैं कि 2 मेल वाले? 3 आगे फ्यूज होते हैं, 2 फीमेल वाले कि मेल वाले? 2 फीमेल वाले, तो फीमेल वाले 2 ले लीजिए, 3n प्लस 3n प्लस 1 मेल ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना n? नहीं समझिए बात? आ जाओ एम्ब्रियो में एक फीमेल और एक मेल। अगर एक फीमेल और एक मेल तो 3n प्लस 2n इक्वल्स टू 5n। ये कैसे है समझ पा रहे हैं? अरे जब एम्ब्रियो सेट तैयार होता है तो उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, वो पोलर न्यूक्लियाई फीमेल ही तो बनाती है, तो फीमेल के 3n 3n आएंगे ना। अब आ जाइए सीड कोड। जैसी माँ वैसा सीड, जैसी माँ वैसा सीड, क्योंकि इंटेगुमेंट सीड कोड बनाता है। अरे नहीं समझ पा रहे क्या? सीड कोड किससे बनता है? इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट तो पहले ही डेवलप हो गई थी, न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट की प्लोइडी तो वही होगी जो प्लांट की होगी। तो जैसी माँ वैसा सीड कोड होगा या नहीं होगा? सीड के लिए ये तो माँ का आंचल है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये इसी ने तो ढक रखा है सीड को यार। इसका उल्टा करता हूँ, अब मुझे तुरंत आंसर मिलना चाहिए। यहाँ पर फीमेल 4n, मेल 6n। बताइए जल्दी जल्दी बताइए सीड कोड कितना होगा? बोलो बोलो। अच्छा एम्ब्रियो कितना होगा? 245 सही है। अच्छा बताओ दो फीमेल साइड से, मतलब 4n तो वहां का आगे, और एक मेल साइड से 3n यहाँ से। एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बहुत याद आ रहे हैं आज। एक और क्वेश्चन आ रहा है साहब, जल्दी बताइएगा। ये रही कैपिटल पी तो फीमेल है, और स्मॉल पी मेल है। यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। तो आप मुझे बताइए सीड कोड, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का जीनोटाइप क्या होगा? सीड कोड में क्या लिखूं? जैसी माँ वैसा सीड कोड, ठीक बात है। एम्ब्रियो क्या लिखूं? कैपिटल पी स्मॉल पी। एंडोस्पर्म क्या लिखूं? तो क्या लिखूं? कैपिटल पी है स्मॉल पी। तो यहाँ पर ये तीनों का अगर जीनोटाइप भी पूछे तो ऐसे कर देना, ठीक है? ये पुराने हैं, ये नए हैं। नया जीनोटाइप सीड कोड तो पुराना है। एक सीड में 2 जनरेशन रह रही है। जब सीड तैयार होकर अलग कर लो, गेहूं का सीड, किसी का भी सीड हाथ में ले लो, गेहूं का ले लो, एंडोस्पर्म है वहां और मोनोकोट है, तो उसमें आपको ओल्ड और न्यू जनरेशन मिलेगी कि नहीं? और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है उसमें
उसमें भी मिलेगी क्योंकि एम्ब्रियो को होगा ना। अरे अरे नहीं समझे के बाद ये 2 जनरेशन वाली बात क्लियर हुई कि नहीं? तो सारी एलपी सॉल्व कर लिया। हाँ सारी एलपी, सारा मॉड्यूल, सारी एनसीईआरटी आज तक देना पड़ता है। आगे की चर्चा फिर डाउट काउंटर में रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बता तो दिया। लो भाई लिख देता हूँ। 9 4 6 8 9 6 0 0 0 5। चला थैंक यू।
कुछ नहीं करता मेरा हैंग हो गया मैंने कभी टेस्ट नहीं करा। जब हम बीमार पड़ते हैं तब टेस्ट होता है मेरा। बढ़िया है, रुचि आती है। नहीं होता समझ गया। और जो आगे चल के दिक्कत होता है उसका क्या हुआ? दिक्कत नहीं हो रही थी। मुझे बताओ। आप ठीक कर दोगे क्या? प्लीज है यार, प्लीज डॉक्टर बनोगे। जाओ दे।